So next question is 122. In which of the following d orbitals resonance is possible in? So resonance कब होगा? जब उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स होंगे. डी ऑर्बिटल्स किसके पास हैं? सिर्फ Cl के पास, F के पास 2p है बस, H के पास तो S है, F के पास P और S है, तो डी ऑर्बिटल सिर्फ क्लोरीन के पास है, इसलिए डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस सिर्फ CCl3 में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इन्फ्लुएंस सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग? तो कॉन्जुगेशन, रिंग साइज, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, ये सब अफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 124, रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, ये सही है, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है. तो अगर यहाँ से ये ऐसे जाएगी, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन. सारे एटम्स एक प्लेन के अंदर होने चाहिए. रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. तो सिर्फ इसमें तीसरा गलत है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड कम स्टेबल नहीं होता है. So 1 and 2 are correct. The value of resonance energy of any resonance hybrid is, it's a relative value. ये एक सापेक्षिक मान है. क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं. तो देखो बेंजीन तो ठीक है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन किए हुए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नैप्थलीन की, तो वहाँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट वो एरोमेटिक है, तो पहला गलत हो जाएगा. सेकंड, दे आर साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सर्कुलरली डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सही है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास. नाउ दे अंडरगो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. तो वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं? नहीं, क्योंकि जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर शो करने लग गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टॉर्ट होगी और ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये भी नहीं होगा. वो सब्स्टिट्यूशन तो शो कर देते हैं कि यहाँ से जो है H हटके FbR3 की प्रेजेंस में Br2 लेके यहाँ पे जो वो Br जुड़ता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लेकिन एडिशन रिएक्शन तो वो नहीं देंगे. दे कंटेन हाई रेजोनेंस एनर्जी. हाँ, ये सही है, तो सेकंड और फोर्थ सही है. डी इज़ द राइट आंसर. 127, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, अभी देखा था हमने. ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन. ये भी सही है. रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल. ये गलत है, सेम ही क्वेश्चन है ये. 1 and 2 आर करेक्ट. तो अभी ये 128 में कह रहा है कि वो प्लेनर होते हैं. ठीक है, प्लेनर तो होते हैं. दे आर एनिलीन हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, ये तो सही है, बट दे आर एनिलीन्स, ये गलत है, तो 2 गलत. दे सस्टेन रिंग करंट, ये सही है. दे कंटेन 2n+4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, 4n+2 पाई होता है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट. द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग. तो सबसे ज़्यादा बेसिक बेंजामाइड की स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर CONH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे NH2 होता है. 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन. देखो यहाँ तो नाइट्रोजन ही लग गए हैं, तो ये अब कहाँ से बेसिक बचेगा, इसकी बेसिसिटी तो बहुत कम हो गई. डी इज़ 2-फिनाइल थाइल अमीन. तो यहाँ पे देखो ये स्टेबल होगा और सबके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ये +R डोनेटिंग ग्रुप इसके पास लगे हुए हैं. तो डी इज़ द राइट आंसर. एसिडिक नेचर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन कैन बी एक्सप्लेन बाय.
सो एरोमेटिक जो नेचर है इसका वो उसकी वजह से ही स्टेबल होता है साइक्लोपेंटाडाई एनायन। तो एरोमेटिसिटी इज द राइट आंसर। नैप्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। यस, तभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो ये सही है। नैप्थलीन कंटेन्स 2 सेपरेट रिंग बेंजीन, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर तो ट्रू है, बट ये इसलिए रिएक्टिव है कि इसके पास 2 बेंजीन रिंग है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। तो देखो, एरोमेटिक के लिए रिंग होनी चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे रिंग भी है और रेजोनेंस भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी है, तो ए तो एरोमेटिक होगा। ये देखो, रिंग भी है, रेजोनेंस भी है, यहाँ पर एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन 4n+2 पाई नहीं है, यहाँ पर 4 पाई है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये देखो, ये रिंग है यहाँ पर सी में, और यहाँ पर ये रेजोनेंस में भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी शो कर रही है, तो ये एरोमेटिक होगा। यहाँ पर एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये यहाँ पे लोकलाइजेशन भी है, रेजोनेंस भी है, रिंग भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रही है, तो ये भी एरोमेटिक होगी। तो एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा? सिर्फ बी। क्यों? क्योंकि उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है। अब देखो 133 में वो कह रहे हैं कि नैप्थलीन जो है उसका C2 और C1C2 और C2C3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 1 2 तो डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होगी। जो C2C3 है ये बॉन्ड लेंथ लंबी होगी। तो C1C2 इज शॉर्टर, C2C3 इज लॉन्गर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम। सो जो चार्ज स्ट्रक्चर होती है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है देन अनचार्ज्ड। सेकंड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब देखते हैं, पहली स्ट्रक्चर देखो चार्ज्ड है, दूसरी भी चार्ज्ड है, तीसरी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, तो ये तो हट जाएगा। चौथी भी चार्ज है। अब देखो इस वाली स्ट्रक्चर में n जो है वो तो नेगेटिवली चार्ज है, बट ये वाला n पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें देखो ये n नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसमें देखो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है बट नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 135। तो ये कह रहा है कि ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, COOH F COOH और Cl। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो F है वो 2p है, यहाँ पे जो कार्बन है वो भी 2p है, यहाँ पे जो Cl है वो 3p है और यहाँ पे जो कार्बन है वो 2p है। तो यहाँ पर जो F होता है उसका -I इंडक्टिव इफेक्ट होता है और +M होता है या +R होता है। यहाँ पर भी -I होगा और +M होगा, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 2p की जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स का इनका साइज़ जो सेम है, इसकी वजह से जो +M कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है यहाँ पे, और उस +M कैरेक्टर के बढ़ने की वजह से अब यहाँ पर
COOH जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा अब इसको ये डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर F+M की तरह ज़्यादा एक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो ये Cl जो है ये 3p है, ये 2p है, तो यहाँ पर साइज मिसमैच्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर +M इफेक्ट उतना स्ट्रोंगली एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये H इसको स्ट्रोंगली इसके साथ में ऐसे बन जाएगा। अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो एक चिलेशन जैसा बन जाएगा और अब H ईजिली नहीं निकल पाएगा, तो एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड की। देखते हैं अब क्या दिया है इसमें। बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यस की मतलब देखो A तो सही है, ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड जो है वो कम एसिडिक होगा ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड से, और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो ये 2p ऑर्बिटल्स मैच कर रहे हैं और उसकी वजह से +M कैरेक्टर बढ़ गया है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये H जो है ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा, ये भी सही है। बट हाँ R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। लेकिन इस एसिडिटी की वजह से यहाँ पे ऑर्थोबेंजोइक एसिड का जो कैरेक्टर है वो कम इसलिए नहीं हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कम इसलिए हो रहा है कि वो +M इफेक्ट लगा रहा है 2p साइज। तो A इज बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये सही आंसर होगा। 136 में पूछा है बेसिसिटी पूछी है बेसिकली, विच कंपाउंड हैज़ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट्स नाइट्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर तो ये रेजोनेंस में जा रही है, तो यहाँ पर कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर नहीं जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है, तो ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी 2 पे, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है। अरेंज द गिवन फिनोल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो इसका रीज़न देखना, अभी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ये सब हटा के यहाँ से, तो F जो है, एक सेकेंड, F जो है वो वही +M कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा शो कर देगा एज़ कम्पेयर टू Cl एंड I। तो यहाँ पर जो एसिडिटी कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा Cl का, C, फिर होगा I का, फिर होगा F का और फिर होगा A का। पर देखो ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आंसर मुझे लगता है आप लोग अपनी रीजंस कमेंट करना कि क्या होगा। अगर ये आंसर दिए हुए हैं और इसके हिसाब से जाना है तो देखो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम। देखो ये वाला आंसर अभी मुझे भी डाउट है, तो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो Cl की होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन। सबसे कम रिएक्टिव क्लोरीन किसके अंदर होगा, सबसे कम रिएक्टिव क्लोरीन होगा Cl के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर ये रिएक्शन में जाएगा और यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ से एरोमेटाइज, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टॉर्ट हो गई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पहले तो इस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए, और दूसरा अगर हो भी गई है तो हाईली अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सबसे कम रिएक्टिव होगा, ये रिएक्शन में नहीं जाना चाहेगा।
ये शांत रहना चाहेगा, अपनी इसी स्टेट में रहना चाहेगा क्योंकि ये इसी स्टेट में स्टेबल है। यहाँ पर देखो ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये चला जाएगा कि अगर ये यहाँ से जा रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है आके, या फिर Cl निकल रहा है, तो ये यहाँ पे स्टेबल है। CH3Cl भी SN2 के थ्रू हो जाती है, तो ये भी रिएक्टिव है। ये D तो एलाइल है, ये तो बहुत स्टेबल होगा, लेकिन B जो है वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्शन में नहीं जाना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, ये कह रहा है कि 4 रिएक्शन है, अगर हम इनको रिएक्ट कराएं इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन HBr के साथ में, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो देखो जब तुम इसको रिएक्ट कराओगे HBr के साथ में, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से ये OH2 बन के निकल जाएगा और यहाँ पर ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। इसमें देखो क्या बनेगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देख लो कौन सा होगा। देखो सबसे कम तो NO2 होगा, तो 2 वाला सबसे लास्ट में दिया हुआ है इन दोनों में, B में और D में। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3, क्योंकि 3 के पास जो है वो +R है और -I है, +R और -I इसके पास भी है, बट इसका -I थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा 3 होगा, फिर 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कैसा भी माइनस इफेक्ट नहीं है जो उसे कम करे। तो 1 और सबसे कम 4, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। हाँ, और देखो इससे पहला जो क्वेश्चन था ये वाला कि इसमें तो Br के पास +M इफेक्ट लग रहा था, या फिर यहाँ पर देखो जैसे Cl और I है, ये हम इसी का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, हेलोजन का ही। क्वेश्चन नंबर 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो देखो पहले एरोमेटिक, जो एरोमेटिक होगा पहले उसको देख लेते हैं। ये देखो ये रिंग है, रेजोनेंस भी है, MTP ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, और 4n+2 पाई रूल भी है। ये देखो रिंग है, रेजोनेंस है, और 4n+2 पाई यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ट्रोपोलियम है, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, कई बार पूछा जा चुका है। ये रिंग है, रेजोनेंस है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखो रिंग तो है लेकिन यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये नॉट एरोमेटिक। बेसिकली नॉट एरोमेटिक जो टर्म है ऐसा कुछ है नहीं, जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो वो एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक होते हैं। क्योंकि एंटी एरोमेटिक में भी एक कंडीशन तो लगती है कि ठीक है रिंग होना चाहिए और रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो इसमें ना रिंग तो है बट इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये नॉट एरोमेटिक है। रेजोनेंस अराइजेस बाय delocalization of pi electron, delocalization of sigma electron, rearrangement of atom, sp3 hybridization। तो delocalization of pi electrons। Which one of the following statement justify the naphthalene is less aromatic than benzene। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, 142। नेफ्थलीन हैज़ ग्रेटर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नेफ्थलीन के पास ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं। नेफ्थलीन हैज़ हायर रेजोनेंस एनर्जी, ये भी सही है, रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है। नेफ्थलीन इज़ ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, मतलब वो रीज़न बताना है। नेफ्थलीन इज़ लेस एरोमेटिक देन बेंजीन, जस्टिफाई द। नेफ्थलीन इज़ लेस, नेफ्थलीन कम एरोमेटिक है बेंजीन से। ठीक है, नेफ्थलीन के पास ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, नेफ्थलीन के पास हाई रेजोनेंस एनर्जी होता है, तभी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से कर पाता है। नेफ्थलीन इज़ ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन,
नेफ्थलीन इज ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ये क्या चीज़ है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स तो उसमें भी होते हैं, बेंजीन में भी। नेफ्थलीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेयरली देन बेंजीन। इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है मुझे, वो बी लग रहा है। इसमें डाउट है 142 क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बुक में काफ़ी गलतियां हैं। तो अगर तुम्हें पता है तो इस क्वेश्चन को कमेंट डाउन करना। इसमें मुझे भी थोड़ी दिक्कत है, मुझे लग रहा है इसका बी। 143 विच वन ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो बेसिसिटी की क्या कंडीशन होती है? जो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर दे। यहाँ पे ये डोनेट कर देगा, ये भी डोनेट कर देगा। ये वाला देखो, ये वाला रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये उतना नहीं है अवेलेबल। ये CO ग्रुप लग गया, तो ये इसकी बेसिसिटी कम होगी, इसकी बेसिसिटी कम होगी। यहाँ पर देखो, ये sp3 है और ये sp2 है, तो sp3 वाले की ज़्यादा बेसिसिटी होगी। सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस है, ये बेसिसिटी को कम कर देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शो एरोमेटिक कैरेक्टर। देखो एरोमेटिक कैरेक्टर, ये एरोमेटिक है, अपने लोन पेयर्स, रिंग है, रेजोनेंस है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 सल्फर के भी हैं। रिंग है, रेजोनेंस है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 ये हैं, यहाँ पर देखो रिंग है, रेजोनेंस है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सी ही बचा। Pyrrole does not show basic character because nitrogen atom is sp2 hybridized. Lone pair of nitrogen is delocalized with p orbital electron of carbon. देखो ये जो नाइट्रोजन है, इसकी डेंसिटी यहाँ पर रेजोनेंस में जा रही है, जिसकी वजह से अब वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बी ही इसका सही आंसर होगा। Which one of the following statement is not correct? Benzene undergo nitration more easily in comparison with nitrobenzene. देखो ये बोल रहा है कि बेंजीन जो है वो इजीली चला जाएगा किसमें? नाइट्रेशन में, देन नाइट्रोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच जितना ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल तभी तो यहाँ पर आके लग पाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के कम कर रहा है, तो बेंजीन जो है वो इजीली जाएगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन, तो ये सही है। पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑर्थोनाइट्रो आइसोमर। तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक क्लस्टर चिलेट कंपाउंड बना लेता है, तो हाइड्रोजन फ्री नहीं रह पाता और ये पानी में उतना अच्छा डिसोल्व नहीं होता। ओनली कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर एरोमेटिक, तो ये तो सही है, ये गलत है। और टेट्राइथाइल लेड इज एंटी नॉकिंग कंपाउंड, ये भी सही है। ये पेट्रोल में मिला दिया जाता है अपनी जो हमारी ये मशीन्स होती हैं उसमें, जिससे कि साउंड का पता चल जाता है उससे, क्वालिटी का। फिर तो इसमें जो सही नहीं है वो सी ही है और सी ही बताना है, तो सी इज़ द राइट आंसर। एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, फिनोल की एसिडिटी किस लिए है? क्योंकि जब फिनोल का हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो ये फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 148,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपैरेटिवली मोर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इन्होंने फ्यूरान दिया हुआ है, पायरोल दिया हुआ है, थायोफिन दिया हुआ है और साइक्लोब्यूटीन दिया हुआ है। तो पूछा है कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वो होगा जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस में भेज दे। तो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने लोन पेयर्स को उतना ईजिली नहीं भेजेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखा है मैंने। उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में सल्फर। ये तो एरोमेटिक होगा ही नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज़्यादा है तो वो नहीं भेजेगा, तो एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन होगा? सल्फर, फिर होगा नाइट्रोजन, फिर होगा ऑक्सीजन। तो थायोफिन जो है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो रेजोनेंस में भेज देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ देखो, ये CH2 यहाँ पे कराती हूँ 149। ये देखो यहाँ पर कार्बन आयन है, यहाँ पर N से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसे यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। सेकंड इज दिस, ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड N-। यही तो फिनॉक्साइड आयन है, ये तो रेजोनेंस साफ दिख रहा है, तो C ही बचा। विच इज़ मोस्ट बेसिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा बेसिक स्पीशीज कौन सी होगी? NH2, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो B इज़ द राइट आंसर। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा इसमें? सो फिनोल ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और फिर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। जो क्रिसोल है वो यहाँ पर CH3 जो है वो तो इसकी फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेगा ना, +R इफेक्ट है इसका, तो इसलिए फिनोल इज द राइट आंसर। प्योर एनिलीन इज अ कलरलेस लिक्विड। C is the right answer. Which one of the following are aromatic? तो रिंग, रेजोनेंस, 4n+2 पाई। ये देखो, रिंग है, रेजोनेंस भी है, रिंग है, रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये ही काट दो यहाँ से। X और Y इज द राइट आंसर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखो यहाँ पर कैसे होगा। तो जब यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा इसका, यहाँ पर कार्बोकेटायन आएगा। B वाले, 4th वाले की बात करता है। यहाँ देखो, यहाँ पे OH2 अगर निकला डिहाइड्रेशन होके, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकेटायन आएगा। ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में पहले था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था इनके बीच में, तुमने वो प्यार ख़त्म कर दिया OH को यहाँ से निकाल के, अब नफ़रत हो गई है, तो ये डिस्टेबलाइज हो गया है। तो ये डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहेगा, ये अपनी इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। देखो यहाँ पर भी ये sp2 कार्बन, अगर यहाँ से इसके ऊपर कार्बोकेटायन बनेगा, ये विनाइल कार्बोकेटायन है, ये भी हाईली अनस्टेबल होगा। sp2 सिस्टम के ऊपर तुमने कार्बोकेटायन बना दिया है, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज? ये एलाइलिक कार्बोकेटायन, तो 4th होगा सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद में सेकंड वाला, और सबसे ज़्यादा डिस्टेबल होगा 3rd वाला।
तो सी इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता? पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान और पिपरिडीन. तो पिपरिडीन ही नहीं होता है, पायरोल जो है वो ये है, फ्यूरान जो है वो ऑक्सीजन वाला है, और पायरिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड वाली रिंग है. तो पिपरिडीन इज द राइट आंसर. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फ्नेंथ्रीन? तो फ्नेंथ्रीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है. तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो इसके अंदर 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? तो देखो साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लिक ही नहीं है. रिंग तो है बट उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है. सेकंड कंडीशन ख़त्म हो गई. साइक्लोब्यूटेन रिंग तो है बट रेजोनेंस नहीं है. हाँ, पायरोल के अंदर रिंग भी है, रेजोनेंस भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो सी इज द राइट आंसर. 158. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स? सो देखो नेफ्थलीन के अंदर ही 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. पायरोल के अंदर कितने होते हैं? 6. फ्यूरान के अंदर 6. थायोफिन के अंदर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल्स रूल? सो हकल रूल क्या है? जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, जो एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को फॉलो करे. तो यहाँ पर पैरा बेंजाक्यूनोन, देखो यही है जो यहाँ पर एरोमेटिसिटी की कंडीशनों को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन ये कर रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. पायरिडीन भी कर रहा है, यहाँ पर ये एन आ जाएगा. फ्नेंथ्रीन भी कर रहा है, फ्नेंथ्रीन की स्ट्रक्चर ये रही. तो पैराबेंजोक्यूनोन इज द राइट आंसर. पायरोल, क्वेश्चन नंबर 160 सॉरी. पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्यूरान. तो पायरोल होता है ये और फ्यूरान होता है ये. अब ये पूछ रहा है रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा होगा. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो फटाफट से जाके रिएक्ट करना चाहेगा, वो स्टेबलाइज होना चाहेगा रिएक्ट करके. तो ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए फ्यूरान ज़्यादा रिएक्टिव होगा. सम पायरेमिडीन्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड. तो ये भी गलत है. पायरिडीन इज़ लेस बेसिक देन पायरोल. देखो पायरिडीन जो है वो ये होता है और पायरोल जो है वो ये होता है. यहाँ पर जो है ये Bsp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये Bsp2 हाइब्रिडाइज्ड है. लेकिन पायरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट है वो एक साइड से ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट दोनों साइड से है. तो देखो ये वाला जो है पायरिमिडीन बेसिस जो हैं ये फाउंड होते हैं, तो ये सही है. पायरोल तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्यूरान से. नहीं पायरोल इज़ मोर रिएक्टिव देन फ्यूरान.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।